बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। नाज़रीन। आप हमारे अकब में एक बड़ी खूबसूरत इमारत जो है वो देख रहे होंगे। संगे मरमर के पत्थर से बनी ये इमारत अब किसके हिस्से में आएगी, ये तो मेरे ख्याल में कुछ अरसा आगे चलकर हम देखेंगे, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत अब सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर हो चुकी है। क्योंकि ये संग मरमर की इमारत बज़ाहिर एक संग है जिससे लोग मर रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और इन्हीं मुकदमात और आम लोगों के इंसाफ में ताख़ीर के नाम पर आईनी बेंच बनाया गया। पार्लियामेंट ने तरमीम की, वो नाकाम हुआ तजर्बा, और फिर अब एक वफाकी आईनी अदालत बना दी गई है जो कि हाई कोर्ट में शिफ्ट हो चुकी है। हाई कोर्ट में शिफ्ट हो चुकी है। उस इमारत की भी हमने बात करनी है कि इस इमारत के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर दूसरी इमारत के मामले पर एक झगड़ा शुरू हो गया है। लेकिन इस इमारत के हवाले से कल मतीउल्लाह जान साहब, डॉन अखबार ने एक बड़ा खौफनाक किस्म का कार्टून जो है वो नाजरीन के लिए पेश किया है, और उन्होंने, मेरे ख्याल में कार्टून ने सब कुछ बता दिया। एक चूहा जो है वो खा रहा है इस इमारत को और काट के रख दिया है तकरीबन एक तरफ, एक साइड को। उस चूहे के ऊपर तो 27वीं आईनी तरमीम की तख्ती लगाई गई, मगर चूहा चूहा होता है। जिस घर में खाता है उसी घर में छेद भी करता है, उन्हीं बर्तनों में छेद भी करता है। और 27वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट की मंजूर शुदा है, उसने जो हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किया है वो यकीनन उस चूहे वाले कार्टून में वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। कुतर के खा रहा है, वो रुका नहीं, खा रहा है। और वो उसने काफी साइड जो है वो कुतर कुतर के खा चुका है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन इसी के साथ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, वहां पे इस्लामाबाद के जो वकील हैं उनका एक नया फड्डा शुरू हो गया है। वैसे तो कराची और लाहौर के जो सुलझे हुए वकला हैं वो तो बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के मामले में कि इसमें कौन कौन सी शिक्कें, या 27वीं आईनी तरमीम कंट्रोवर्शियल है या आज़ादी, अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है, और उसके खिलाफ कैंपेन, मुहिम और एहतजाजी तहरीक तैयारी शुरू कर रहे हैं उसकी तैयारी। लेकिन इस दौरान वफाकी दारुल हुकूमत के वकील, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आपस में आमने सामने आ गए हैं। ये आमने सामने किसी आईनी मामले पर नहीं आए, किसी असूल के ऊपर नहीं आए, एक इमारत का झगड़ा है। और ये वो इमारत है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ में वकला का एक 5-6 अरब रुपए की मालियत से तैयार करदा एक नया ब्लॉक है। और इस ब्लॉक की ही वजह से जो इसके सदर थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वाजिद गिलानी, उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की भी हिमायत की थी, ये कह के कि वकला की वेलफेयर सबसे अहम है। और उसी हिमायत की वजह से हुकूमत ने फौरी फंड्स भी जारी किए थे 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद, और बड़ी तेजी से काम हुआ उस ब्लॉक के ऊपर। बहुत खूबसूरत ब्लॉक है, मगर अब मालूम पड़ रहा है कि चूंकि आईनी अदालत बन गई है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, तो अब आईनी अदालत के लिए जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में उसका इंतखाब किया गया है। और उस इमारत के साथ है एक वकला का ब्लॉक जहाँ पे हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अपनी अमाजगाह बनाई। मगर अब कहा जा रहा है कि चूंकि वहाँ आईनी अदालत बननी है तो उसके साथ की जो ब्लॉक है, जो इमारत है, वो भी हाई कोर्ट के वकला के लिए मौजूद नहीं। हाई कोर्ट जा रही है G10 सेक्टर, वहां जहां से ये आई थी, और हाई कोर्ट के वकला भी वहीं वापस जा रहे हैं जहां से ये आए थे। और इसमें जो इख्तलाफ सामने आया है वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह रही है कि ये इमारत हाई कोर्ट के पास ही रहेगी, जबकि इस्लामाबाद बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जिली जो अदालतों की एसोसिएशन है, उन्होंने वजारत कानून, वजीर कानून को खत लिखा है कि हम इसमें मुकम्मल सहूलत देने के लिए तैयार हैं। आप जो G10 है वहाँ पुरानी इमारत में हाई कोर्ट को मुंतकिल करें। उसकी वजह जो है वो इस्लामाबाद के जो जिली अदालतों के वकला हैं, क्योंकि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में है, तो G10 में अगर हाई कोर्ट होगी तो उनको रसाई आसानी होगी, और उसमें साइलिन की रसाई भी आसानी से होगी उस इमारत में। मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं, जिन्होंने
अपने वकला को ये बताया था कि 26वीं आईनी तरमीम की हमायत इसलिए भी जरूरी है कि हमें हुकूमत ने फंड्स देने हैं और हमने उनके लिए ये ब्लॉक तैयार करना है। ये ब्लॉक क्या है? एक बड़ा प्लाजा है, एक कॉम्प्लेक्स है और बड़ा लविश और बड़ा, उसमें बहुत बड़े बड़े दफातर है। मगर अब ये कॉम्प्लेक्स हाई कोर्ट बार के पास बजायर रहता नजर नहीं आ रहा और उनके हाथ से निकल रहा है, उनसे हाथ हो गया है, हाथ हो गया। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। मंजूर अहमद जज्जा जो कि सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस ब्लॉक को, इस कॉम्प्लेक्स को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने तो अपने नामों की तख्तियां भी लगा दी हैं, बावजूद इसके कि सीडीए की तरफ से अभी तक इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने यानी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया। और सरकार के फंड से तामीर शुदा कोई भी नई इमारत इस्लामाबाद में वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं लाई जा सकती जब तक सीडीए की तरफ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट न दिया जाए। जाहिर ये किया जा रहा है कि हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान ने पहले ही इस ब्लॉक का कब्जा हासिल कर लिया है, जो कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं था। बहरहाल जो वफाकी दारुल हुकूमत से बाहर जो वकला हैं मुल्क भर के, उनके लिए ये पैगाम है कि यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत के वकला के दरमियान जो अक्सरियत है उनकी या उनके जो नुमाइंदगान हैं उनमें 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर कोई झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा आपने ही निपटाना है, इसलिए यहाँ पे इमारत पर, एक बिल्डिंग पर जो है वो झगड़ा शुरू हो चुका है। इसकी इंतहा क्या होगी ये तो हम आगे चलकर जो है वो देखेंगे, लेकिन आज के जो मौज़ूआत हैं हम मजीद जिन पे हमने बात करनी है। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सकता है, शिकायत को देख सकता है, उस इदारे की कंपोजिशन क्या है, तश्कीलें 9 हो गई है, कौन कौन से जजेस उसमें आए हैं, क्या इम्पैक्ट होगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरा बल्कि पहला बड़ा इदारा है जो जजेस की तैनाती, जो हाई कोर्ट्स के जजेस की असेसमेंट, उनकी कारकर्दगी को जांचता है और ट्रांसफर जजेस के मामलात को भी देखता है। उसकी भी तश्कीलें 9 हो चुकी है। इसके अलावा हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर ये तरक्की दर तरक्की क्या मामला जो है वो चलते रहे हैं। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ये वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करती है। और इसके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजों के खिलाफ भी शिकायत ज़ेरे इल्तवा हैं कि जिन्होंने खत के जरिए सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था कि उनके अहले खाना को हिरासा किया जा रहा है। और ये वो जज हैं जिन्होंने बाद में जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती को भी सीनियरिटी के असूल पर चैलेंज किया था, जो फैसला उनके हक में हुआ। अपील अभी ज़ेर इल्तवा है। तो ये 6 जजेस की शिकायत इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद अब सीनियर तरीन हैं, उनको इस काउंसिल में शामिल किया गया है। मगर इस काउंसिल की जो तश्कील है, जो कंपोजिशन है, वो भी बदल गई है। वो क्या है वो बताने से पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की इसमें जो नामजदगी हुई है वो चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनकी बाहमी मुशावरत से उन्होंने इनको नामजद किया है। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी वो याया अफरीदी साहब होंगे, अमीनुद्दीन खान साहब होंगे बतौर चीफ जस्टिस, जस्टिस हसन असर रिजवी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी सीनियर प्यूनिट जज वफाकी आईनी अदालत, और जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर प्यूनिट जज सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल नामजद, और जस्टिस आलिया नीलम, 2 हाई कोर्ट के 2 सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर। तो ये है कंपोजिशन, बड़ी इंटरेस्टिंग। और खास तौर पर जिन जजेस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब क्लैरिटी नहीं है कि सब जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं या 1-2 के खिलाफ निपटाई जा चुकी हैं, लेकिन कुछ के खिलाफ ये बताया जाता है कि अभी भी कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। मगर अगर शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ टेकअप होती है तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जुडिशल काउंसिल में बैठ पाएंगे? पहले नहीं बैठे थे, और अब भी अगर टेकअप होती है तो उनकी जगह कौन लेगा? मेरा ख्याल है कि सीनियर तरीन जज, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सबका जो इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था जिसमें चीफ वो बैठे थे, जस्टिस खान बैठे थे, लेकिन वो भी अब आईनी अदालत में आ गए। उनके नेक्स्ट जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अब बाकी जो जजेस हैं मुल्क भर में, उनकी जो
शिकायत को देखा जाना है, उसमें देखा जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन पे हम पहले बात करते हैं कि जब आईनी बेंच के वो सरबराह बने, तो जब जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के नहीं, एक सेकंड पहले जी। जुडिशल काउंसिल में एक जुडिशल आम बात- काउंसिल, जी। सॉरी जुडिशल जी। काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का वोट ज्यादातर अक्सरियत में हुकूमत के पलड़े में रहा है। देखिए, हुकूमत ने ये जुडिशल काउंसिल का जो मामला इंजबाती कार्रवाई का है जी और इसके अंदर जो जुडिशल काउंसिल के अंदर जो शिकायत अब आनी है, मोस्ट प्रोबेबली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ आनी है। और जुडिशल काउंसिल में अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो नया अख्तियार इनको मिला है वो उन जजों के खिलाफ कार्रवाई का है जो हाई कोर्ट के जजेस जिनका तबादला किया जाए और वो इनकार कर दें। और वो जजेस मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, लाहौर, सिंध और पेशावर या कोयटा के भी हो सकते हैं। तो अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर इन्हीं जजेस के सामने, जुडिशल काउंसिल के सामने उनकी शिकायत जाएंगी और उसमें बज़ाहिर अक्सरियत किसकी लग रही है, हुकूमत की साइड पे कौन है। मैं उसी तरफ आ रहा था। जस्टिस जी। अमीनुद्दीन खान साहब क्योंकि माजी में हुकूमत के जुडिशल कमीशन में हुकूमत के साथ रहे हैं, या उनके हक में वोट जो है वो जहां उनका जाता था हुकूमत का, वहीं पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का था। तो अब अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी जज से नाला होगी तो हो सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उनका वोट उधर जाए। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उसके बाद हैं जस्टिस आलिया नीलम हैं, जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, वो वफाकी आईनी अदालत के जज हैं। 9वें नंबर पर वो थे, उनको लाया गया वफाकी आईनी, अब सीनियर प्यूनी जज जो है वो वहाँ पे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर तो चलें उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, बज़ाहिर जस्टिस मुनीब अख्तर अकेले हैं, मगर शायद उनके साथ कभी कभी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जो वो कभी कभी होता है ना, वो जरा दोनों तरफ चले जाते हैं। तो ये शायद पहले 5 मेंबरान होते थे, अब इनकी तादाद 7 हो चुकी है। मगर अक्सरियत हुकूमत की है, वाज़ेह अक्सरियत। और तबादला होने वाले जजेस अगर इनकार करते हैं तो फिर उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत यही जजेस सुनेंगे जिनमें अक्सरियत हुकूमत के हिमायती जजेस की है। हमायती, या आप ये कह सकते हैं कि माजी में जब जब वोट का मामला आया तो उनका वोट जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत की साइड पे गया है। बेशक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है कि जहाँ पे जजेस की तैनाती भी होती रही है, मगर अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में भी इजाफा किया गया है, क्योंकि ये वो कमीशन है कि जिसने तबादले का फैसला तो करना है, मगर अगर जज ने इनकार किया तो फिर ये जुडिशल कमीशन ही शिकायत जो है जुडिशल काउंसिल में भेजेगा। मगर इस जुडिशल कमीशन की जो हैयत है, जो कंपोजिशन है, वो भी बदल चुकी है। और अब इस जुडिशल कमीशन में जो पहले ही हुकूमत के बोझ तले दबा हुआ था, हुकूमत की अक्सरियत के बोझ तले, अब इसमें मजीद हुकूमत की अक्सरियत में इजाफा हुआ है। वो क्या है साकिब? अब जो इसकी कंपोजिशन आई है, तश्कील 9 हुई है, इसमें याया अफरीदी साहब इसके सरबराह होंगे, अमीनुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस हसन अजहर रिजवी सीनियर प्यूनी जज वफाकी आईनी अदालत, और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो आज नामजद हुए हैं दोनों चीफ जस्टिस की बाहमी मुशावरत से। ये 5 जो है वो जुडिशरी से और वजीर कानून हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, बार काउंसिल के एहसन भून है, अली जफर है, बैरिस्टर गौहर है, फारूक नाइक है, शेख आफ्ताब है, और रोशन खुर्शीद बरोचा जो है जो स्पीकर वो स्पीकर की नामजद करना है। तो ये 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें अगर अंदाजा लगाया जाए, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन भून 3, फारूक नाइक 4, शेख आफ्ताब नून जो 5 और रोशन खुर्शीद 6, मतलब 13 में से 6 तो कंफर्म हुकूमती साइड पे हमें नजर आते हैं। अब एक वोट सिर्फ उनको चाहिए, और इसमें बाकी जो कंपोजिशन है उसमें हम बता देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, माजी में हमने आपको बताया कि वो जुडिशल कमीशन में हुकूमती साइड को वोट देते रहे हैं। दूसरा जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, 9वें नंबर से वफाकी आईनी अदालत लाए गए हैं, और जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। ये जो कंपोजिशन है, आप खुद समझ लें कि हुकूमत को एक वोट चाहिए तो मेरे ख्याल में 2-3 मिल जाएंगे उनको। अच्छा, जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन में किस नए तरीके से शामिल हुए हैं? ये वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बाहमी मुशावरत से एक जज को लगाना था, यानी कि वफाकी आईनी अदालत का जज भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का भी। मेरा ये ख्याल है कि दोनों जो चीफ जस्टिस हैं उनके दरमियान एक फार्मूला तय हुआ कि हम एक जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक सुप्रीम कोर्ट का जज ले लेते हैं,
और जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत का जज ले लेते हैं। मेरे ख्याल में इस फार्मूले पे ही काम हुआ है। जैसे जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ शिकायत के समाप्त नहीं करते, उठ जाते हैं, तो क्या जुडिशल कमीशन में अगर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के मुताल्लिक फैसला होगा तो क्या उसमें जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल होंगे? क्योंकि ये उन्हीं के तबादले थे जिनको इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उनकी अपील का अभी तक फैसला नहीं हुआ। सिर्फ तबादले नहीं, 24 मार्च 2025 मार्च 2024 का जो खत है वो उसमें वो चार्जशीट है चीफ जस्टिस जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ, तो वो उसमें बहुत संगीन नोयत के इल्जाम थे, अगरचे उनको किसी फोरम ने आज तक देखा नहीं है। उनके हवाले से जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी, एक कंप्लेंट भी आमिर फारूक साहब के खिलाफ फाइल हुई थी, वो अब पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है। अब सितम ज़रीफ़ी देखें कि नई जुडिशल काउंसिल 27वीं यानी तरमीम के तहत तो बन गई है और शायद हम बात कर रहे हैं कि इन जजेस के खिलाफ जो शिकायत हैं उन पे समाअत भी हो सकती हैं, मगर हम ये बात नहीं करते कि जो 6 जजों ने जो शिकायत की थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की उस वक्त के अपने चीफ जस्टिस, उस शिकायत पे आज तक न तो जुडिशल काउंसिल ने कोई कार्रवाई की है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच था उसके आगे समाअत आगे बढ़ी है और वो लार्जर बेंच की कार्रवाई भी अभी बेनतीजा है और वो मामला अब जाएगा वफाकी आईनी अदालत में। वफाकी आईनी अदालत में जाएगा तो तरीकाकार तो यही बनता है कि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा 5 जजेस जिनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उनको ट्रांसफर करने का सोचा जा रहा है, उनका मामला अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को आज खुद उस कमीशन में या उस खास इजलास में नहीं बैठना चाहिए। और साथ ही मती साहब, क्योंकि अगर ट्रांसफर का मामला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज का, खास तौर पर 5 में से, तो उसमें चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर क्योंकि उस इजलास में होंगे बतौर एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, तो उनको भी मेरा ख्याल में उसमें नहीं बैठना चाहिए। ये इसको सिंबॉलिकली कहें या अखलाकी तौर पर बनता यही है क्योंकि वो जज उनके खिलाफ एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं और अभी भी वो मामला पेंडिंग है। मगर साकिब बशीर, आपको याद होगा कि जुडिशल कमीशन ने जजों की तैनाती के हवाले से भी अपने जो अख्तियारात हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कवायद और ज़वाबित बनाने थे और उस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी। अब मालूम नहीं जजों की तैनाती का मायार क्या होगा, मगर फैसले तो अक्सरियत से होंगे, वोटिंग से होंगे। तो क्या जजों के तबादले के हवाले से भी कोई कवायद बनाए जाएंगे, कोई असूल वज़ा किए जाएंगे, कोई मायार मुकर्रर किया जाएगा, कोई वजूहात बताई जाएंगी, कोई तहरीरी तौर पे स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा जुडिशल कमीशन से कि क्यों एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तैनात किया जाएगा और कैसे जहाँ जिस हाई कोर्ट में तैनात किया जाएगा वहाँ के जो जजेस की सीनियरिटी है उसको मुतासर किया जा सकता है। और अगर ये तहरीरी वजूहात नहीं होंगी तो फिर क्या मैं अक्सरियत का बुलडोजर चलाया जाएगा जैसा कि पहले ही चलाया जाता रहा है? बिल्कुल, जो हमने 1 साल की मश्क देखी 26वीं यानी तरमीम के बाद, उसमें जो हमारे ज़राए बताते हैं कि जो जजेस तैनात किए गए हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, उनके जो बैकग्राउंड है या उन्होंने क्या काम किया था, उनकी क्या जजमेंट्स थी, उनको कहीं पे भी खंगाला नहीं गया, बल्कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक ही तरीका कार कहें या वारदात कहें या जो भी कहें, एक ही रखा गया कि वोटिंग करा लो। मतलब वो कहते हैं कि या अफरीदी साहब आए वो बोले, जस्टिस मंसूर अली शाह आए वो बोले, मरीब अख्तर बोले, मंदो खैल बोले, या कोई तारड़ साहब या अटॉर्नी जनरल एक आध उन्होंने भी कोई जुमला बोला। आखिर में जब क्लोज हो गया तो उन्होंने कहा जी वोटिंग करा लो। ठीक है, और वोटिंग में हुकूमत जो है वो अक्सरियत में होती थी और बात ही खत्म। वैसे इस हुकूमत ने जितनी वोट को इज्जत इस 13 रुकनी वोट वाले कमीशन को दी है, इतनी इज्जत तो उन 25 करोड़ आवाम के वोटों को नहीं मिली जितनी इस कमीशन के अंदर वोट की ताकत का मुजाहरा किया जाता है। बट एनीवे, ये तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मजीद जजेस तैनात किए जाएंगे, आईनी अदालत में क्या मजीद जजेस तैनात किए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो आप जजेस की तादाद, ये मेरे ख्याल में 7 जजेस कम हो गए हैं, अब पीछे 17 रह गए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस खूबसूरत टोटल 34 है, टोटल 34 है 17 और 17 है और 17 आप देख लें कि अभी 17 खाली सीटें पड़ी हैं, तो क्या ये 17 ही रहेंगी? तो टपक रही ये 17 गाजरें हैं जो वकीलों के आगे लटकाई गई हैं और फिर एक दौड़ शुरू होगी, एक रेस शुरू होगी, गाजर आगे और वकला पीछे। बट एनीवे, ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मेरा ये ख्याल है कि इसके जरिए
अब सुप्रीम कोर्ट की जो तादाद है उसके हवाले से भी कोई फैसला ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि अब ये वकला की तरफ से जो कराची से जो तहरीक का एक किस्म का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो आसार नज़र आ रहे हैं, तो लगता है ये हुकूमत भी अपने भरपूर वसाइल जो है वो इस्तेमाल करेगी। एक बात सिर्फ मैं आमिर फारूक साहब के हवाले से करके फिर थोड़ा सा पीटीआई ने जो आज किया है या कराची लाहौर में जो वकला कर रहे हैं उस पर मतीउल्लाह जान साहब का तबसरा लेंगे कि क्या वकला तहरीक शुरू हो सकेगी। जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनकी जो चटपट तरक्की की जो मनाजिल हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। जस्टिस आमिर फारूक 10 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, 21 नंबर पर थे सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 24 थे, और फिर 10 माह में 15 नवंबर को चंद दिन पहले वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वफाकी आईनी अदालत के जज बन गए और सुप्रीम कोर्ट के जजों में से सबसे सीनियर हो गए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तो जूनियर अदालत हो गई सुपीरियर से। और उसके बाद जो कभी अब सबसे ताकतवर जुडिशल कमीशन के मेंबर वो बन चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने ही 3 जजेस की ट्रांसफर में चटपट मामलात को आगे बढ़ाए थे, क्योंकि उनके जज सुप्रीम कोर्ट की नामजदगी 16 जनवरी 2025 को नामजदगी आ चुकी थी। 10 फरवरी 2025 को इजलास था और 27 या 28 जनवरी को यानी कि नामजदगी आने के बाद ट्रांसफर वाला मामला खुला और उन्होंने चटपट 4-5 दिनों में सारा प्रोसेस हुआ और 3 फरवरी को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जजेस आ गए और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनकी जो सीनियरिटी थी डिटरमिन कर दी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से जो डोगर साहब हैं उनको सीनियर कर दिया। फिर इन जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो खारिज की, तकरीबन बहुत सारी कमेटीज से सीनियर जजेस को निकाल दिया और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से और वो ट्रांसफर जजेस को शामिल कर लिया, यानी कि मिशन 28 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक मुकम्मल किया सुप्रीम कोर्ट हाई वफाकी आईनी अदालत जुडिशल कमीशन। तो ये जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जब चीफ जस्टिस थे तो 25 मार्च 2024 को मशहूर और मारूफ वो 6 जजेस का खत भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ उनको लिखा गया था, मुखातिब करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया गया था, लेकिन उसकी कॉपी उनको भी भेजी गई थी, लेकिन उसमें काफी कुछ जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से भी लिखा गया था। जस्टिस आमिर फारूक की मेटेओरिक राइज की एक वजह उन 6 जजों के खत में भी नजर आती है, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया था कि जब जजों के अहल खाने को हरासा करने की शिकायत लेके ये जजेस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास पहुंचे तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं बात करता हूं। और फिर उन्होंने बकौल इन जजेस के मुबैना तौर पे उस वक्त के DGI यानी इंटेलिजेंस ISI के एक सीनियर अफसर से बात की और फिर वापस उनसे कहा कि मेरी बात हो गई है, अब दोबारा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। तो ये अब जो मेटेओरिक राइज है, अगर 26वीं तरमीम ना होती और सीनियरिटी का असूल बरकरार होता तो जस्टिस आमिर फारूक 2031 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, मगर अब जबकि वो आईनी अदालत के अंदर एक सीनियर जज के तौर पे आ चुके हैं, तीसरे नंबर पे हैं, तो न सिर्फ ये कि उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत में 3 साल का इजाफा हो गया है, 68 साल की उम्र में वो रिटायर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो आईनी अदालत के सरबराह बनते हैं तो वो भी एक तवील मुद्दत प्रोजेक्ट लगता है। आगे बढ़ते हैं। आज जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी एक ओहदा दिया गया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को। जी। और ये वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसे जमाल खान मंदोखेल कल बड़ा सख्त बोले थे, इतना तो बनता ही था ना, उनको कमेटी में डाल दिया गया है और ये वो कमेटी है जो ये फैसला करती है कि कौन से मुकदमात किस बेंच के सामने लगेंगे। अब इस कमेटी की ज्यादा अहमियत नहीं रही, क्योंकि जो असल और आईनी नौयत के मामला थे वो तो अब वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए हैं, मगर ये जो अपीलें तलाक और 5 मरला 10 मरला के जो केसेस हैं, बैंकिंग मैटर्स हैं, अब ये मामूल के जो केसेस हैं इनका फैसला अब ये कमेटी करेगी। और इस कमेटी के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एक अहम रुकन है। अहम इसलिए हैं कि एक वो और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो मिलकर ही फैसला करेंगे। जस्टिस मुनीब तो एक परफॉर्मा मेंबर होंगे और उस कमेटी के इजलास में फैसले करेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे, अरकान थे, PTI के मेंबरान थे, वो यहाँ पे आज जो है वो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आए और एहतजाज किया उन्होंने 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ। कराची में जो कराची बार है या हाई कोर्ट बार है वहाँ बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज चल रहा है, वहाँ लॉयर्स कन्वेंशन भी बुलाया जा रहा है। इसी तरह लाहौर की वकला भी मुतहरिक है, इस्लामाबाद के वकला तो किसी और मामले में मुतहरिक हैं। बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब, इस पूरे सिनेरियो को, हाँ, औरत
मार्च उनकी जानिब से, अभी मैं पढ़ रहा था कि कल या परसों उनकी जानिब से भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहली प्रोटेस्ट होगी किसी सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन या नुमाइंदा किसी खास तौर पर खवातीन की जो तंजीम है उनकी जानिब से। तो ये आपको लगता है कि ये आहिस्ता 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 चीजें बन सकती हैं मुमकिन तौर पर? देखिए, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कोई सोच नहीं सकता था कि वकला तहरीक चलेगी जिसके नतीजे में जनरल मुशर्रफ इस्तीफ़ा देकर भाग जाएंगे। ये चीज़ें यूं ही चलती रहती हैं और फिर लावा फट पड़ता है। और आपको मालूम है कि आज जो प्रोटेस्ट हुआ, आज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुकाम पर आके ये लोग इकट्ठे हुए कि जहाँ पे साबिक और बदनाम तरीन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यहाँ अवाम के टैक्स के पैसे से तकरीबन 12 करोड़ रुपए से ज़ायद का पैसा लगा के एक संगे मरमर की दीवारों का एक यादगार बनाई थी, जिस पे दीवारों के ऊपर आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ की तफसीलात लिखी गई थी। यानी बोलने की आज़ादी का हक, इम्तियाजी सलूक रवा ना रखने का हक और कानून का सब पे बराबर का इतलाक, नकलो हरकत की आज़ादी का हक। तो ये तमाम हकूक़ संगमरमर की दीवारों पे कंधा किए हुए थे। तो इस यादगार, या जिसको हमारे साथी असतूर जो हैं वो इंसानी हकूक़ का कब्रस्तान कहते हैं, इसके सामने ही आके आज PTI के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। वो बैनर्स लिए हुए थे। 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ ये एहतजाज था और सुप्रीम कोर्ट की बहाली के लिए ये एहतजाज था। तो आज बड़ी सख्त तकारीर भी हुई। यहाँ पे पुलिस की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और इंसानी हकूक़ की इस यादगार के इर्द गिर्द जो है वो तारें, कांटेदार खारदार तारें बिछी हुई थी और यहाँ यादगार में भी किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। तो आज का जो एहतजाज है उससे तो यही लगता है कि ये जो मज़ाहमत है इसकी शक्ल तो बदल सकती है, मगर सिमत शायद यही रहेगी जैसे कि होनी चाहिए, और वो यही है कि 27वीं यानी तरमीम जिसने सुप्रीम कोर्ट को एक चूहे की तरह काट दिया है, इस 27वीं यानी तरमीम को वापस करना होगा, वापस जो है वो करना होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए जो है वो इतना ही, और आपको मज़ीद भी हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।